नमस्कार बच्चों, दोस्तों। वेलकम टू दिशा इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आज का विषय है बीजगणित भाग 4, जिसमें हम सीखेंगे कि दो चरों में रैखिक समीकरण दो चरों में रैखिक समीकरणों का हल। ठीक है, आज हमारा यही टॉपिक रहेगा। आज हम यही पढ़ेंगे कि दो चरों में रैखिक समीकरणों का हल कैसे किया जाता है। ठीक है, तो पहली बात तो आप ये समझिए कि दो चर हैं। ठीक है, दो चर आपके कुछ भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि एक्स वाई आपके दो चर हैं। ठीक है, तो आपको मैं यहां बता दूं कि जितने चरों की संख्या होती है, जितने चरों की संख्या होती है कम से कम उतने ही समीकरण होने चाहिए हल करने के लिए। ठीक है, जितने चरों की संख्या होती है उतने ही समीकरण होने चाहिए उसे हल करने के लिए। ठीक है ना, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपके पास एक समीकरण हो, बाय द वे, ठीक है ना, मान लीजिए कि आपके पास एक समीकरण है तो आप इसे हल नहीं कर सकते। इसे आप हल कर सकते हो, लेकिन इसके अनंत हल मिलेंगे। कितने हल मिलेंगे? अनंत हल मिलेंगे। ठीक है, तो मैं यह कहूंगा कि जितने चरों की संख्या होती है कम से कम उतने ही समीकरण होने चाहिए यूनिक हल प्राप्त करने के लिए। यूनिक मतलब क्या होता है? इकलौता हल। जैसे अगर ये आपका माने एक ही समीकरण अगर मैं लेता हूं तो आप इसमें देखिए चर कितने हैं। एक चर है x, एक चर है y। ठीक है, तो अगर आप इसको हल करोगे तो इसके अनंत हल होंगे, एक हल नहीं होगा। आप यहां अगर 0 भर दोगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर आप यहां 1 भर दोगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा। 2 को उधर भेज दो तो वहां भी 2 मिलेगा और y बराबर 1/2 हो जाएगा। तो आप जितने वैल्यू यहाँ x के भरोगे प्रत्येक x के लिए एक y मिलता जाएगा। अनंत वैल्यूज भरोगे अनंत y मिलता जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रख लीजिए कि जितने चरों की संख्या होती है कम से कम उतने ही समीकरण होने चाहिए हल करने के लिए, मतलब यूनिक हल प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो अब चलते हैं सवालों की तरफ चलते हैं। तो आप जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, मैं इसमें हर तरीके का सवाल इसमें कोशिश करूंगा कि हल कर दूं। जैसे देखिए, x धन y बराबर 4, x ऋण y बराबर 2। ये आप कह लीजिए कि टाइप 1 है। ये आप कह लीजिए कि टाइप 1 है। इस टाइप 1 में क्या है कि आपका इसमें ध्यान दीजिए कि इसमें x के और y के जो गुणांक है, कोएफिशिएंट, x और y दोनों के गुणांक दोनों समीकरणों में समान है। दोनों समीकरणों में समान है। ठीक है दोस्तों, x और y दोनों के गुणांक, जैसे x का गुणांक यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, y का गुणांक यहां भी 1 है, यहां भी 1 है। ठीक है ना, तो जब गुणांक समान हो, ठीक है ना,
आप इतना समझ लीजिए कि जब भी ऐसे समीकरण को हल करना होगा तो आपको गुणांक समान होना ही चाहिए। अगर गुणांक समान नहीं होगा तो आप हल नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ हर जगह गुणांक समान मिल रहा है। तो जब हर जगह गुणांक समान हो तो आप आजाद हो, चाहे आप पहले x को हटाओ चाहे आप पहले y को हटाओ। ठीक है ना। तो आप इसमें देखो कि अगर आपको समान चिन्हों को हटाना हो, ये भी लिख लो कहीं, समान चिन्ह को हटाना हो, समान चिन्ह को हटाना हो तो घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं और इसका उल्टा कह लो, और इसका उल्टा। और इसका उल्टा कहने का मतलब क्या है कि असमान चिन्हों को हटाना हो तो जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अब ये कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि एक है 2x या धन 2x, बात एक ही है, 2x कहो या धन 2x कहो, और दूसरा भी आपका 2x है या यूं कहो कि धन 2x है। अब अगर आपको इसको हटाना होगा, हटाने का मतलब कि काटना होगा, क्या करना होगा, काटना होगा। तो आप सोचो 2x अगर दोनों धन है तो आपको तो बताया है ना कि धन धन को धन लिखकर जोड़ो, लेकिन हमें तो काटना है। तो अगर हमें काटना है तो इसे घटाना पड़ेगा, और घटाने की वजह से होगा क्या कि जो नीचे वाला है ना उसका चिन्ह बदल जाएगा, ये धन 2x की जगह ऋण 2x हो जाएगा। और जब धन ऋण हो, धन और ऋण हो और मात्रा समान हो तो आपस में कट जाती है, तो ये कट जाएंगे। ठीक है ना। तो वही मैं कह रहा हूं कि समान चिन्ह को अगर हटाना हो तो घटाते हैं। क्यों घटाते हैं, क्योंकि समान चिन्ह जो होता है वो असमान हो जाता है। अगर घटाओगे नहीं तो समान समान रहेगा, और घटा देने से असमान चिन्ह बदल जाता है। धन धन है तो अब बाद में धन और माइनस हो गया। ठीक है। और अगर असमान चिन्ह हो, जैसे मान लो कि धन 2x है और ऋण 2x है, ठीक है ना, तो इसमें आपका धन ऋण है, ये दोनों वैसे ही कट जाएंगे, चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है। तो जब चिन्ह बदलने की जरूरत ना हो तो आप इसमें जोड़ते हो। जैसा कि मैं पिछले सारे लेक्चर्स में आपको बताया हुआ हूं कि जब आपको चिन्ह बदलना होता है या जब ऋण कामल लेते हो, ऋण का गुणा करते हो तो चिन्ह बदलता है, और जब जोड़ते हो तो चिन्ह नहीं बदलता है। ठीक है ना। अब जैसे इस सवाल को थोड़ा सा सफाई से मैं फिर एक जगह लिख लेता हूं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। कि जैसे देखो सवाल था x धन y बराबर 4 और x ऋण y बराबर 2, ये सवाल था आपका। अब देखो इसमें x भी समान है और y भी समान है, तो अब आप खुद सोचो, ठीक है ना, कि आप x को काटना पसंद करोगे कि y को काटना पसंद करोगे। अगर x को काटना पसंद करोगे तो यहां x का चिन्ह धन है, यहां x का चिन्ह धन है, तो धन धन आपस में कभी कटेंगे नहीं, धन धन तो आपस में जुड़ते हैं। तो आपको ऐसे केस में पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाना पड़ेगा, और जब घटाओगे तो क्या होगा कि समीकरण जो नीचे वाला है उसका चिन्ह बदल जाएगा, ये ऋण हो जाएगा ये धन हो जाएगा, तो धन ऋण आपस में कट जाएंगे। अच्छा, ये धन वाई है, ये भी धन वाई हो गया, तो धन धन आपस में जुड़ जाएगा, यहां भी चिन्ह बदलेगा, 2 का कोई चिन्ह नहीं है तो धन, तो यहां ऋण हो जाएगा। भाई 2 का अगर कोई चिन्ह नहीं तो धन मानोगे तो ऋण हो जाएगा। अब 4 में से 2 घटेगा और घट करके क्या आ जाएगा 2, तो y बराबर क्या आ गया 2/2, कट के आ गया 1, y बराबर 1। ठीक है। अब ऐसे ही देखो अगर इसी सवाल को आप दूसरे तरीके से करना चाहो कि x धन y बराबर 4 है और x ऋण y बराबर 2 है, और आप कहते हो कि नहीं सर जी इस बार तो हमको y को काटना है, तो आप y को देखो, यहां y का चिन्ह धन है, यहां y का चिन्ह ऋण है। ठीक है। तो जब धन ऋण है तो ये आपस में चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही कट जाएंगे। ठीक है ना। और जब ऐसे ही ये कट जाएंगे तो मतलब कि जब चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है तो आप यहां जोड़ोगे। ठीक है। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ोगे, क्योंकि जब जोड़ होता है तो चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं होती है और धन ऋण आपस में कट जाएंगे। अब इनको जोड़ो,
तो यक्स एक्स 2x हो जाएगा और 4 2 6 हो जाएगा, यक्स बराबर 6/2 और यक्स बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है। अब अगर आप इसी मेथड को कंटिन्यू रखते हो तो यहां से y की वैल्यू तो 1 आ गई। अब y की वैल्यू चाहे समीकरण 1 में भर दो चाहे समीकरण 2 में भर दो, तुम्हारी इच्छा। y बराबर 1 मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 है x धन y बराबर 4, तो y की जगह भर दो 1 और x बराबर क्या हो जाएगा, 4 धन 1 है तो ऋण 1 हो जाएगा और x बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है। यहां देखो अगर x बराबर 3 है तो x बराबर 3 का मान रख दो। चलो इस बार समीकरण 2 में रख देते हैं। x बराबर 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में 3 रखो, x ऋण y बराबर 2 है, यही है समीकरण 2। ठीक है ना। x की जगह 3 भर दो, ऋण y बराबर 2। अब आप तो जानते हो 3 का चिन्ह यहाँ पर क्या है, धन है, माने जोड़ में है, तो आपका पीछे जाएगा तो घटाने में हो जाएगा और 2 में से 3 घटाओगे तो -1 आएगा, माइनस माइनस दोनों तरफ से कट जाएगा और आ जाएगा y बराबर 1। तो आप देख रहे हो यहाँ भी x 3 है y 1 है, यहाँ भी x 3 है y 1 है, तो ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि आप x को काटना चाहोगे कि y को काटना चाहोगे, और जिसको काटना चाहोगे उस अनुसार आपको जोड़ना पड़ेगा और घटाना पड़ेगा। ठीक है ना। घटाओगे तो चिन्ह बदलेगा और चिन्ह बदलने की जरूरत कब पड़ेगी, जब आपका धन धन काटना हो या ऋण ऋण काटना हो, है ना। जब आपका धन धन काटना हो या ऋण ऋण काटना हो तो आप घटाओगे। क्यों घटाओगे, क्योंकि घटाने से हो क्या जाएगा कि ये धन ऋण हो जाएगा और ये ऋण धन हो जाएगा, माने कि जो नीचे वाले हैं उनका चिन्ह बदल जाएगा, धन का ऋण हो जाएगा और ऋण का धन हो जाएगा, तो आपस में कट सकते हैं। ठीक है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि सवाल है यक्स धन 2y बराबर 16 और यक्स ऋण 2y बराबर 4। ठीक है ना। अब आप खुद सोचो कि आप करना क्या चाहोगे, किसे हल करना चाहोगे, यक्स को कि 2y को। अच्छा पहले यहां भी देख लो, यहां भी हम देखते हैं कि जो गुणांक हैं, जो कोएफिशिएंट है, वो सारे के सारे समान है। यक्स का 1 है, यहां भी यक्स का 1 है, यहां y का 2 है, यहां भी y का 2 है, तो यहां भी आपको स्वतंत्रता है, आप फ्री हो। यहां आपको स्वतंत्रता है कि आपको काटना क्या है, यक्स को काटो कि y को काटो। ठीक है। अगर तुम यक्स को काटना चाहोगे, ठीक है, तो यक्स क्या है, यक्स का तुम्हारा प्लस है, तो यक्स का तुम्हारा प्लस प्लस का आइटम है। और अगर y को काटना चाहोगे तो क्या है, तो y का प्लस है और y का माइनस है, y का प्लस और y का माइनस है। अब आप खुद बताओ कि अगर प्लस प्लस काटना होगा तो आपको घटाना पड़ेगा जिससे कि नीचे वाले का चिन्ह बदल जाए, और अगर प्लस माइनस को काटना होगा तो जोड़ना होगा जिससे कि चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मैं अक्सर करके पूरी कोशिश करता हूं कि जोड़ना पड़े क्योंकि वो आसान होता है। ठीक है। तो आप यहां जोड़ दो, तो अगर जोड़ोगे तो क्या होगा, प्लस प्लस तो आपस में जुड़ के 2x हो जाएगा, प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे और 16 4 20 हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 20/2, 2 से 20 कटा 10 बार में, x की वैल्यू आ गई 10। ठीक है ना। अब आप x का मान भर दो, x का मान, अब इसमें समीकरण का नाम तो दे ही दो कम से कम, समीकरण 1 और समीकरण 2, जो आपको आसान लगे। ठीक है ना। और जो छोटा तो होता है वो दिखने में आसान होता है, जैसे कि समीकरण 2 आसानी लग रहा है, भर देते हैं। x का मान समीकरण 2 में भरने पर तो क्या हो जाएगा, x की जगह 10 भर दिया, ऋण 2y बराबर 4, यही है आपका। तो ऋण 2y बराबर क्या हो जाएगा 4, और ये 10 जो है इसका चिन्ह तुम्हारा धन है तो उधर जाके ऋण हो जाएगा, ऋण 2y बराबर ऋण 6, ऋण ऋण आपस में कट जाएगा और y बराबर हो जाएगा 6/2, 2 से 6 कटा 3 बार में, y की वैल्यू आ गई 3। ठीक है ना। तो आपके समीकरण का हल क्या निकला तुम्हारा, x बराबर 10, y बराबर 3। अगर आपको मान लो उत्तर की जांच करनी हो, ठीक है,
तो जब आप समीकरण 2 में भरो तो ये जो x और y की वैल्यू मिली है वो समीकरण 1 में रखकर चेक कर लो। जब यहां पर आप समीकरण 2 की सहायता लो तो जो आपका आंसर आया है उसको समीकरण 1 में भर के चेक कर लो। जैसे x 10 हुआ और y 2 3 6 16 हुआ, तो 10 6 16 काम बन गया। और जब यहां समीकरण 1 लो तो उत्तर की जांच समीकरण 2 से होगी। चलो और उदाहरण देखते हैं। ठीक है, तो और उदाहरण में आप क्या देखो, जैसे देख लो x धन 2y बराबर 6 और x ऋण y बराबर 4, तो ये तुम्हारा टाइप 2 हो गया। ये तुम्हारा टाइप 2 हो गया। टाइप 1 में क्या था कि दोनों के गुणांक बराबर थे, तो आपको पूरी आजादी थी, ठीक नहीं थी आजादी, आप जिसको चाहते थे उसको हल करते थे। ठीक है, यहां क्या है, यहां x का गुणांक 1, x का गुणांक 1, y का गुणांक 2 और y का गुणांक 1, तो y के गुणांक बराबर नहीं है लेकिन x का गुणांक बराबर है। तो आपकी भलाई इसी में है कि आप सबसे पहले x को काटो, इसको बना दो समीकरण 1, इसको बना दो समीकरण 2। आपके पास दो वेरिएबल हैं x और y, तो x का गुणांक पहले समीकरण में भी 1 है, दूसरे में भी 1 है। y का गुणांक पहले समीकरण में 2 है और दूसरे समीकरण में -1 है। तो इसको छोड़ दो, इसी को लेकर हल करो, क्योंकि इसके गुणांक बराबर है और इस तरीके में गुणांक आपका बराबर होना चाहिए। अच्छा, गुणांक बराबर होने के साथ साथ चिन्ह भी बराबर है, तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। आप यहां घटा दो, घटाओगे तो क्या होगा, नीचे वाले का चिन्ह बदल जाएगा, x का चिन्ह ऋण हो जाएगा, y का चिन्ह धन हो जाएगा, 4 का चिन्ह ऋण हो जाएगा, धन और ऋण आपस में कट जाएंगे, धन धन आपस में जुड़ के 3y हो जाएंगे और 6 में से 4 घट जाएगा, आ जाएगा 2 और y की वैल्यू आ जाएगी 2/3। बड़ी अजीब सी वैल्यू आई है y की, लेकिन आता है, ऐसा भी आता है। अब ये y का मान आप चाहे समीकरण 2 में भर दो चाहे समीकरण 1 में भर दो, मेरे लिए समीकरण 2 आसान है। y बराबर 2/3 समीकरण 2 में भरने पर आपको क्या मिल जाएगा, x ऋण 2/3 बराबर 4, तो आपका फिर क्या हो जाएगा, x बराबर 4 धन 2/3 और x बराबर क्या हो जाएगा, 3 चौक के 12 2 14, यहाँ गुणा कर लिया यहाँ जोड़ दिया, 3 चौक के 12 2 14, x बराबर 14/3, यही आपका हो गया टाइप 2। टाइप 2 में क्या था कि आप टाइप 2 में बंधे हुए थे, टाइप 2 में आप बंधे हुए थे कि आप y को लेकर मत हल करिए, क्योंकि y को लेकर हल करेंगे तो आपका दिक्कत हो जाएगा। आप x को लेकर हल करिए क्योंकि इसके गुणांक बराबर थे। ठीक है, चलिए अगला टाइप समझते हैं। ठीक है, टाइप 3। टाइप 3 में क्या होगा कि आपके जितने भी गुणांक है वो सारे के सारे अलग अलग, जैसे कि मान लो 2x धन 3y बराबर 7 और 3x धन 4y बराबर 10। अब देखो x का गुणांक क्या है, इसमें ये समीकरण 1 कर लो, ये समीकरण 2 कर लो। ठीक है, यहां पर लिख दो x, यहां लिख दो y, तो x का गुणांक 2 है और नीचे वाले में 3 है, ऊपर वाले में y 3 है, नीचे वाले में y 4 है। तो x का गुणांक भी समान नहीं है, y का गुणांक भी समान नहीं है। तो अब आप पड़ गए कंफ्यूजन में कि भैया अब किसको लेकर हल करें। ठीक है, तो अब ऐसे केस में आपका आता है कि आप गुणांकों को बराबर करिए। ठीक है, अब गुणांकों को बराबर करना है तो भी अब आप आजाद हो, चाहे x के गुणांक बराबर करो चाहे आप y के गुणांक बराबर करो, ये आप पर निर्भर करता है, चाहे आप x के गुणांक बराबर करो चाहे y के गुणांक बराबर करो, है ना। तो अगर आपको x का गुणांक बराबर करना होगा तो ये 2 3 को आप कैसे बराबर कर सकते हो, सोचो। 2 3 को अगर हमको बराबर करना हुआ जो कि x के गुणांक है, तो इन्हें आप कैसे बराबर कर सकते हो, किसी संख्या से गुणा कर दो, किसी संख्या से गुणा कर दो जिससे ये बराबर हो जाए। और अब किस संख्या से गुणा किया जाए ये सोचो। तो आपको पता होना चाहिए कि 2 तिहाई 6 कर दो
और 3 दूनी 6 कर दो, तो ये 6x हो गए, हमारा काम बन गया। तो अब आपका क्या मिल जाएगा, समीकरण 1 में जब 3 का गुणा करोगे तो ये होगा 6x धन 9y, 3 त्रिका 9 और 3 सत 21, और ये बन जाएगा नया समीकरण 3। ठीक है, नीचे वाले में 2 का गुणा कर दो तो 2 तिहाई 6x हो जाएगा और 2 चौके 8y हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 दहाई 20, ये हो जाएगा समीकरण 4। अब आपने बराबर तो x को किया है, बराबर x को किया है, जिसका चिन्ह भी बराबर है धन धन, तो काटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। नीचे वालों का चिन्ह बदल जाएगा, इस धन का ऋण हो जाएगा, इस धन का ऋण हो जाएगा, इस धन का ऋण हो जाएगा, धन ऋण आपस में कट जाएंगे। 9 में से 8 गया y और 21 में से 20 गया 1, y बराबर आपका जवाब आ गया 1। ठीक है, अब y बराबर 1 जो आया है वो आप चाहे समीकरण 1 में भरो, चाहे 2 में भरो, चाहे 3 में भरो, चाहे 4 में भरो, जवाब एक ही आएगा। लेकिन मैं हमेशा सुझाव देता हूं जो आसान लगे उसी में भरो। जैसा कि मुझे समीकरण 1 आसान लग रहा है तो यहाँ y बराबर 1 समीकरण 1 में भर दो, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से तुम्हें क्या मिलता है, 2x की जगह 2x, 3y की जगह 3 गुणे 1 बराबर 7। फिर क्या मिलता है, 2x 3 एकम 3 बराबर 7, 2x बराबर 7 ऋण 3 बराबर 4, और x बराबर 4/2, और x बराबर आपका आ गया 2। ठीक है, तो आपका दोस्तों जवाब क्या आया आपका फाइनली, x बराबर 2 और y बराबर 1, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, बेसिकली ये 3 प्रकार होते हैं, हाँ बाकी आपके कई तरीके के हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। जैसे मान लो कि कुछ लोगों के लिए ये क्या कहते हैं बटे में भी सवाल दे देता है ना। जैसे मान लो कि सवाल ऐसे दे सकता है x धन 3/2y बराबर 7/2, है ना। और फिर आपको दे सकता है कि 3/4x धन y बराबर 5/2। ऐसा भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ भी आप देख रहे हो किसी के भी गुणांक समान नहीं है, किसी के भी गुणांक समान नहीं है ना। और गुणांक तो गुणांक छोड़ो, सवाल भी देखो कितना गंदा हो गया, बटा आ गया। और आप जान ही रहे हो कि भिन्न कितना माने कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो इस भिन्न को खत्म करने का तरीका क्या होता है कि जैसे ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है ना। समीकरण 1 में देखो हर कौन कौन सी है, 2 है, 2 है, और 2 2 का जो लसापा होता है वो भी 2 ही आता है। तो अगर तुम यहाँ 2 से गुणा कर दो तो तुम्हारा 2 हट जाएगा, है ना। और समीकरण 2 में देखो तो हर कौन कौन सा है, हर, यहाँ मैं हर लिख दूं। समीकरण 1 में हर था 2,2, जिसका लसापा आया 2, हमने उससे गुणा कर दिया। यहाँ हर कौन कौन सा है, 4 है और 2 है, 4 है और 2 है, इसका लसापा 4 आ जाएगा, तो इसमें 4 का गुणा कर दो। ठीक है, तो अब तुम्हें मिलेगा क्या, अगर समीकरण 1 में 2 का गुणा करते हो तो 2 और x का गुणा करने से मिल जाएगा 2x धन 3/2 में जब 2 का गुणा करोगे तो यह 2 इस 2 को काट देगा और तुम्हारा बचेगा 3y बराबर 7/2 में जब 2 का गुणा करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 7। देखो सारे के सारे बटे हल खत्म हो गए, ये आपका बन गया समीकरण 3। ठीक है ना। अब आगे देखो, इसमें अगर 4 का गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, 4 तिहाई 12, नहीं 12 कहाँ से होगा, ये 3 ही होगा। क्यों 3 होगा, क्योंकि 4 से 4 तो आपस में कट जाएंगे, बचेगा 3x धन y में 4 का गुणा करोगे तो 4y बराबर, इसमें जब 4 का गुणा करोगे तो 2 से 4 कटेगा 2 बार में, 2 से 4 कटेगा 2 बार में और आ जाएगा 5 दूना 10, ये बन जाएगा समीकरण 4। अभी देखो, अब तो जाकर के हमें वो सवाल मिला है जो हम देखा करते थे, मतलब कि सारा बटा हट गया। अब सारा बटा हटने के बाद भी प्रॉब्लम है, वो क्या प्रॉब्लम है कि गुणांक किसी के समान नहीं है, इसके 2 3 है, इसका 3 4 है। लगभग ये पुराना ही सवाल हो गया। देखो 2 3 और 3 4 वाला सवाल है, बराबर 7 बराबर 10। तो उसी तरीके से सेम टू सेम कर लो कि अगर तुम्हें बाय द वे इस बार y को बराबर करना है तो इसमें 4 का गुणा कर दो, इसमें 3 का गुणा कर दो, तो क्या तुम्हें मिलेगा,
4 दूनी 8 x, 4 तिहाई 12 y और 4 सत्ते 28। 4 का गुणा सब में होगा। 3 का गुणा कर दो, 3 त्रिका 9x, 3 चौके 12y और 3 दहाई 30। अब तुम्हें 12 12 हटाना है तो घटाना पड़ेगा ही पड़ेगा, तभी नीचे वालों का चिन्ह बदलाएगा। तो 12y और ऋण 12y आपस में कट जाएंगे। 8 में से 9 गया -x, 28 में से -30 गया 2, -2, और ये माइनस माइनस कट के जवाब आ गया x बराबर 2। अब x का मान किसी में भर दो, है ना। तो ये आपका विभिन्न प्रकार का समीकरणों का हल था, ठीक है ना। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी जो आपने समीकरण हल करने का मेथड पढ़ा है वो सबसे बेस्ट मेथड है और उसको हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या कहते हैं? एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। इसके अलावा भी कई तरीके, जैसे सारणी विधि होती है। तो जो सारणी विधि होती है ये मुझे सबसे बेकार विधि लगती है। सबसे बेकार विधि यही है, क्योंकि आप इसमें पूरा का पूरा आप गेस पर हल करते हो। गेस का मतलब क्या हुआ? तुक्का। तो जब भी मैं बच्चों को कहता हूं कि आपको सारणी विधि से हल करना है तो मैं सबसे पहले उनको एलिमिनेशन मेथड ही बता देता हूं, फिर बताता हूं कि आप एलिमिनेशन मेथड के सेटिंग से सारणी विधि कैसे कर सकते हो, है ना। तो ये महाबेकार मेथड है। इसके अलावा आपका आता है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, अब प्रतिस्थापन विधि है तो ठीक, लेकिन ये इतनी ज्यादा क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स होती है, इतनी ज्यादा आप क्या कह सकते हो कंफ्यूजिंग होती है कि इसको भी मैं अच्छा तरीका नहीं मानता हूँ। फिर इसके अलावा आपका एक ग्राफ मेथड आता है, ग्राफ विधि, वो भी इतनी ही बेकार है। फिर आपका आता है वज्र गुणनखंड विधि। देखिए नाम ही कितना गंदा है, वज्र गुणनखंड विधि, ठीक है। बेसिकली मैं इन 5 प्रकार के तरीकों को पढ़ा हूं जिनसे आप समीकरण को हल कर सकते हैं, है ना। लेकिन एलिमिनेशन मेथड स्टैंड्स द बेस्ट, यही सबसे बेस्ट आपका रहता है और उसी को मैंने पढ़ाया है आज के लेक्चर में। बस आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से इसका अभ्यास करिए, अपने किताब से अपने बड़ों से सवाल लीजिए, अच्छे से इसका प्रयास करिए। बिना इसके गणित अधूरा है। धन्यवाद।